तो जैसा कि आपसे वादा किया गया था, हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के सारे वैल्यू एडिड के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें वैल्यू एडिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए जो सवाल लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने काम को शुरू करते हैं और एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमें पता होना चाहिए सवाल लगाने से पहले कि ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस किसका, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाता है GVA/MP। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से बना होता है। और दूसरा सेल्स को जो फर्दर अगर प्रोसीड किया जाए तो ये होता है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक को अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जब हम ये सवाल लगा लेंगे तो हमको पता है कि हमारा आंसर जो है वो नेशनल इनकम में आना है। तो नेशनल इनकम कैसे सॉल्व होता है वो नीचे दिया हुआ है आपका, तो इस पर जब ज़रूरत पड़ेगी तब आएंगे। फिलहाल हम आपको एक बात बताते हैं कि आगे जब हम सवाल लगाएंगे तो मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखूंगा, जैसे GVA/MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, बस इतना ही लिखूंगा। इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, इसके बाद फर्दर अगर मुझे प्रोसीड करना लगेगा तो मैं लिखूंगा सेल्स और चेंज इन स्टॉक को मैं डेल्टा S लिख दूंगा। ठीक है, या स्टॉक कर देते हैं तो डेल्टा स्टॉक कर दूंगा। फर्दर जो ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे आता चलना जाऊँगा। चेंज इन स्टॉक को कैसे किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में इसको ऐसे लिखूंगा मैं, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में पूरे कायदे से लिखना है। मेरे पास यहाँ स्कोप कम है ज़्यादा दिमाग लगा पाने का, तो मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में किया जाएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट को फर्दर सेल्स में और चेंज इन स्टॉक में बांटेंगे, चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में बांटेंगे, जो बगल में पूरा फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पर कि ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो क्या हमारा जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक सेकेंड सॉरी, हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ड्यूरेबल गुड्स जो है आपका, इसका दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ टाइम, इसका दोनों से ही फर्दर कोई यूज नहीं है लेने देने का। फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है इसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यानी कि ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 5 रुपये। अच्छा, फिर अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें तो सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक था, याद है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 रुपये आपका दिया हुआ है सेल्स का, तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 रुपये डाल देते हैं। अभी आगे समझते जाइए। फिर अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर, ये 2 रुपये का ऐसा अनसोल्ड है आइटम, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करूँ तो बेसिकली कुछ सामान अनसोल्ड ही तो बचा, ये 2 रुपये का बचा आपका। ठीक है, फिर लिखा है टैक्स। तो फिलहाल हम अगर GVA/MP निकालें तो इसका जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, वैल्यू एडेड को हम फर्दर बना देंगे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आपका जो बन जाएगा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड लिख दीजिए आप चाहे, या फिर आप लिख दीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शन।
सेल्स की वैल्यू आपका दिया है 20 रुपीज़ प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, 2 रुपया, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन का आपका दिया हुआ है 5 रुपये। कितना आ जाएगा आपका, 2 + 20 22 - 5 17 रुपीज़। ये आपका आएगा GVA/MP विच इज़ इक्वल टू GDP/MP। ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद हमें पता है कि जब हमारा GDP/MP आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें चीज़ों को अगेन जा कर के नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये रहा, GDP/MP हमारा आ चुका है। अब इसमें से माइनस डेप्रिशिएशन करना पड़ेगा, माइनस NFI करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम देखते हो कि सवाल में क्या पूछ रहा है। हमसे सवाल में बस पूछा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है, यानी कि जो हमारा निकला हुआ है GDP/MP जो निकला है, ये जो GDP/MP निकला है हमारा, इसे बस कन्वर्ट करना है किसमें, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में। हमको क्या मिला हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिशिएशन करते हैं, और बाकी सब तो सेम है, VA सेम है। MP से FC में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस NIT करते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है इसका, यहाँ पे वैल्यू दिया है 17 माइनस डेप्रिशिएशन की वैल्यू क्या दिया, देखो ये दिया है ना आपका कि ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स था जो तुम्हारा 10 रुपये का, जिसका 10 साल लाइफ था। तो 10 रुपये का 10 साल अगर लाइफ है तो पर ईयर 1 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन हो रहा है। ठीक है। ये क्लास 11th में डेप्रिशिएशन नाम का एक और चैप्टर था, वहाँ से एक फॉर्मूला उठाया गया है जिसका नाम है डेप्रिशिएशन में आप दो मेथड हुआ करते थे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आपका ये आता था कि वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड्स अपॉन लाइफ स्पैन। तो ये जो ऊपर 10 है ये वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड्स और नीचे वाला उसका लाइफ स्पैन है, क्योंकि दोनों बराबर ही है इसलिए 10/10 आ गया। यहाँ पे आंसर आएगा 1। डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ गई 1 माइनस NIT। नेट NIT का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देखो कोई सब्सिडी नहीं दिखा है, बस टैक्स लिखा है, तो इसमें से 1 रुपये और माइनस कर दिया जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 15 रुपीज़। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि पूरा क्वेश्चन लाख में पूछा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कितने में आएगा, लाख में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, और यहाँ जो रॉ मटेरियल दिया हुआ है ये हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन है, दैट इज 6 रुपया। जो सेल्स दिया हुआ है, वैल्यू एडेड को हम सेल्स और चेंज इन स्टॉक से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। ठीक है। तो यहाँ आपको सेल्स दिया है 25, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 25, और चेंज इन स्टॉक में नेट चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी -2 दिया है। तो इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक से, सॉरी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, और इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 6 है। सेल्स की वैल्यू दिया है 25 और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दिया है -2, ब्रैकेट में डाल दिया गया -2। ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा निकल जाएगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17। हमारी वैल्यू एडेड कितनी आ गई 17। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ निकालना नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, जबकि हमको दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिशिएशन करते हैं। तो जो वैल्यू हमारी है 17, इसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे। तो वैल्यू 17 में से डेप्रिशिएशन कितना है 15, इसका लाख का मटेरियल है, और नंबर ऑफ ईयर है 5, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3, और माइनस कर देंगे 3, आपका आंसर आएगा 14। क्योंकि ये आंसर भी क्वेश्चन भी आपका लाख में, इसलिए यह भी आंसर आएगा आपका लाख में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम एज इट इज, इतने ही आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे।
फॉर्मूला हम लोग फिर से सबसे पहला काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये आपका होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स भी दो हिस्से बना होता है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। ठीक है, आइए देखते हैं हमको निकालना क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस। तो हमारा यही जो दिया यही होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन का यहाँ कोई काम हमको दिख नहीं रहा पर्सनली। डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट मिलके आपका सेल क्रिएट करते हैं। डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट मिलके क्या क्रिएट करते हैं, सेल। तो सेल को दो हिस्से में बांट देंगे। डोमेस्टिक सेल कितना हो जाएगा 200 प्लस एक्सपोर्ट कितना आपका 10। चेंज इन स्टॉक दिया है क्या, नेट चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी नेट चेंज इन स्टॉक यहाँ दिया हुआ है, कितना है -10। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन ब्रैकेट में डालें -10। ठीक है, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू सॉरी इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स -120 कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा किसका, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 80, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन में सब कुछ आपका लाख में दिया है तो आंसर आ जाएगा लाख। अच्छा, मैं सॉल्व तो कर दे रहा हूँ, ऐसा आपको ऐसे नहीं करना, आप बाकायदा लिखोगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल। आप पूरा पूरा लिखना, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ऐसे करके आप लिखना। फिर यहाँ लिखना 200 प्लस 10 प्लस ब्रैकेट में -10 प्लस -120। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे आप एग्जाम में। चलिए एक और आसान क्वेश्चन हो गया, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। कितना हटके क्वेश्चन, ये बात हम देख लेते हैं। हमें ये बात पता है कि क्वेश्चंस में जो भी डेटा दिया है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो हिस्से में बटा होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, हमें बस यही देखना है क्या हमारी सारी वैल्यू आ रही है। पहला लिखा है यूनिट ऑफ आउटपुट सेल्ड 1000 और पर यूनिट कॉस्ट कितना 30। क्या इससे हम सेल निकाल सकते हैं 1000 इंटू 30 करके, आपकी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, इससे 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 30,000 आ गया। चेंज इन स्टॉक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम क्या निकाल लेते हैं, चेंज इन स्टॉक निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दिखा है 3000 और ओपनिंग स्टॉक 2000, तो 3000 माइनस 2000 करके हम निकाल सकते हैं इसका आंसर 1000। अच्छा, फिर लिखा है चेंज, हमको चाहिए क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ इंटरमीडिएट कॉस्ट आपका कितना है 12,000 का है, इसकी वैल्यू आ गई 12,000 माइनस में। तो कितना ऐड करें, 30,000 में ऐड कर देंगे 1000, 31,000 और माइनस कर देंगे 12,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 19,000। ठीक है, 19,000 आ गया। अब 19,000 हमारा क्या निकला है, GVA-MP, और हमको निकालना क्या है GVA-FC। तो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हम -NIT करते हैं। क्या करते हैं, -NIT करते हैं। NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज से। यहाँ पे देखो ये दो टैक्सेस दिया हुआ है और सब्सिडी हमको यहाँ कहीं दी नहीं हुई है, तो दोनों सब्सिडी दोनों टैक्सेस को हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 6,000 आ जाएगा। तो 19,000 माइनस 6,000 करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा 13,000। बहुत रॉ डेटा में मैंने सॉल्व किया है। आप स्टेप्स कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, आपको पता है सेल्स निकालना है, सेल्स का क्या है नंबर ऑफ आउटपुट इनटू पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा क्या, सेल्स आ जाएगा। अच्छा, इतना लिख लेंगे, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देना, फिर यहाँ चेंज इन स्टॉक लिखा, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर यहाँ माइनस लिख देना इंटरमीडिएट कंजप्शन,
इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू लिख देना, और फिर लास्ट में NIT है माइनस NIT। इतना करोगे, इस तरह से फॉर्मूले के रूप में देखोगे, फिर यहाँ पे नीचे अपनी वैल्यू पुट करना, यहाँ डाल देना। आउटपुट है आपका 1000 इंटू 30 रुपीज़, ब्रैकेट में डाल देना, प्लस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दिया हुआ आपका, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है आपका 3000 माइनस 2000, इसको सॉल्व कर देना, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन आपकी वैल्यू क्या है 12,000, इसको डाल देना, माइनस NIT की वैल्यू क्या निकली थी हम लोगों की 6,000, इसको डाल देना, फिर सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा 30,000। ठीक है, फाइन। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है सेल्स। अच्छा, क्वेश्चन देख करके हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो आइटम है वो वैल्यू एडेड निकालने के लिए काम आएगा, और सेल्स भी वैल्यू एडेड से ही हमको पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक आइटम और दिया वो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें पता है कि GVA MP इज इक्वल होता है GDP MP, और इसी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही आप लिख सकते हो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो सेल्स निकालना है वो यहीं से निकालना है। चलो कोई बात नहीं, जो डेटा दिया सबसे पहले इसको फीड कर लेते हैं। हमको ये बात पता है कि हमारे पास है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और हम निकाल सकते हैं, हमको जो भी जानकारी है उस जानकारी से हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और MP से FC में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं NIT। ठीक है, अब इक्वल के इस तरफ अगर आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा GVA MP इज इक्वल टू NVA FC, माइनस डेप्रिसिएशन था प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, माइनस NIT था प्लस NIT हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, हमको GVA MP पता चल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। तो नेट वैल्यू एडेड की वैल्यू कितनी है आपकी 2000, प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, दिया है भाई डेप्रिसिएशन, लिखा हुआ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 700, प्लस NIT की वैल्यू दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दिया है, सब्सिडीज दिया है लेकिन टैक्स नहीं दिया है। तो NIT को कैसे लिखते हैं, IT माइनस सब्सिडीज। तो ये देखो प्लस का साइन था, पर यहाँ IT माइनस सब्सिडी होता है, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 200। तो 700 से 200 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 500, 2500 हो जाएगा आपका कितना GVA MP। ठीक है, अब GVA MP अगर हमारा 2500 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं GVA MP इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3000 माइनस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है आपका, ये है आपका दैट इज 600 माइनस 100, तो 600 माइनस 100। ठीक है, अच्छा सेल्स की वैल्यू हमको नहीं पता तो सेल्स लेकर के ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2500। तो 2500 में से इस वैल्यू को अगर माइनस कर दें 3000 को, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है 3000, यहाँ माइनस है, इस तरफ जाने के बाद ऐड हो जाएगा 5500 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू सेल प्लस ब्रैकेट में 500। ठीक है, ये प्लस है, ये इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू सेल। लेकिन अगेन जिस बात का ध्यान देना है वो ये है कि आंसर हमारा लाख में है, तो हम लिखेंगे क्या, सेल इज इक्वल टू 5000 लाख। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इसी टाइप का है। निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो बहुत कठिन काम नहीं। हम लोग अब तक क्या निकाल रहे थे, GVA MP निकाल रहे थे। निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट
फैक्टर कॉस्ट ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी करेंगे। ठीक है, एनआईटी का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्या होता है, हम करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। अब जो जैसे जैसे दिया हम देख सकते हैं, अच्छा यहाँ एक्सपोर्ट दिया है तो सेल यहाँ दिया है 400 और एक्सपोर्ट दिया है यहाँ पे 50 रुपये। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब सेल लिखा होता है तो सेल में ऑलरेडी हमारा डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट इंक्लूडेड होता है। तो अगर यहाँ 50 रुपये अलग से एक्सपोर्ट दिखा तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। बस इस क्वेश्चन में इतनी सी बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि सेल्स कैलकुलेट कीजिए। सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिया है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाया जा चुका है, सेम इसी तरह से था, लगभग सारे आइटम इसी तरह थे। तो हम क्या करेंगे भाई कि हमको दिया हुआ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, हमारे पास जो फॉर्मूला उससे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, एनपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी करते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमेशा याद रखना, प्लस से इक्वल के इधर जाता है, माइनस से था, माइनस इक्वल के इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को इक्वल के इधर ले आते हैं, एन वी ए एफ सी प्लस माइनस था प्लस डेप्रिसिएशन, माइनस एनआईटी था प्लस एनआईटी हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा जी वी ए एम पी। इसी चीज़ को और सोफिस्टिकेटेड बनने में लिख सकते हैं, जी वी ए एम पी इज इक्वल टू एन वी ए एफ सी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन आई टी। बस कुछ नहीं, इसी चीज़ को दोबारा लिखे, ये चीज़ सेम ही है। इक्वल की इधर था जी वी एम पी, हमने बस इस तरफ कर दिया, बाकी वैल्यू को उस तरफ करिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाए। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1300 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 80 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ माइनस एनआईटी दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे लिखते हैं कि आईटी माइनस सब्सिडी, देखो यहाँ पर सब्सिडी है, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आईटी की वैल्यू 0 माइनस सब्सिडी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी इसको सॉल्व करके, जो कि बहुत ही आसान वैल्यू है, बड़े आराम से आ जाएगी, वो क्या निकलेगा जी वी ए एम पी निकलेगा। ठीक है, अब जी वी ए एम पी कैसे बनता है, जी वी ए एम पी बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन से। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन इसमें से माइनस कर देना, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक से। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं जितना भी बताया गया है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे जिसको पहले बताया ना गया हो। ठीक है, इसमें सेल्स निकालना, सेम वही चीज़ रिपीट हो, देखो बार बार वही क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुए हैं, बार बार वही क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुए हैं, कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसके पहले बताया नहीं जा चुका है। आई होप कि वैल्यू एडेड मेथड आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, छोटा सा रिकैप है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम हमने किया था वो ये था कि आपको बताया गया था वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही जीडीपी एमपी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही जीडीपी एमपी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट अगेन क्लियर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या था, हमने बताया था एक फॉर्मूला था जीवीए एमपी का फॉर्मूला होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को ऐड कर दीजिए, आपका जीवीए एमपी बन जाता है। कभी कदार रेयरली एक आध क्वेश्चन कभी पूछा हो तो पूछा, अदरवाइज जल्दी इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला हमारा होता है, वो फॉर्मूला क्या हमारा, वो फॉर्मूला है जीवीए एमपी का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसको थोड़ी देर पहले तक हम लोग आईसी लिख करके काम चला दे रहे थे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे सॉल्व होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सिंपल सा काम करना पड़ता है कि इसको सेल्स और प्लस चेंज इन स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। सेल्स में डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों आते हैं, चेंज इन स्टॉक में आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है,
और इंटरमीडिएट कंजप्शन में भी कुछ चीज़ें आती हैं डोमेस्टिक गवर्नमेंट, लेकिन उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम जो ये वैल्यू एडेड निकालेंगे, इससे हमको पता चले GVAMP जो जिसकी वैल्यू इक्वल होती है GDP/MP के, लेकिन हमारा असल में आंसर होता है NNP/FC विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। ओके, ठीक है। तो हमारा असली आंसर तो ये है। अब जो हमारा असली आंसर ये है, तो हमको GDP/MP को कन्वर्ट करना पड़ता है NNP/FC में। GDP/MP को NNP/FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए माइनस NFIA, और MP से FC में जाने के लिए हम करते हैं माइनस NIT। NFIA कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो। अगले वीडियोस में हम लोग इनकम मेथड के बारे में सीखेंगे।